हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फ्रिक्शन वाला टॉपिक। चैप्टर अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन वाला। लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट हो गए लॉज ऑफ मोशन के, जिसमें आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम के बारे में, इसके अलावा इम्पल्स के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हो, तो उनके ऊपर बेस्ड कंटेंट हो गया। तो वो एक सेक्शन हो जाता है इस चैप्टर का, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है वो है हमारा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शनल फोर्स किसे बोलते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, कौन सा कब कब लगता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। जब ये फ्रिक्शन वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें बचता है थर्ड सेक्शन इस चैप्टर के अंदर, सर्कुलर मोशन वाला। फिर हम सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। जब सर्कुलर मोशन भी हो जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन से दैट कि सर हमारा चैप्टर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वर्क पावर एनर्जी वाला, वो स्टार्ट होगा। तो अभी चैप्टर 5 में काफ़ी कुछ पढ़ना हमें बाकी है। तो आज से फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे विजुअलाइजेशंस आएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लोगे। भाई जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है और जिसको एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना आता है, बस वो आराम से फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन कर लेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होता है आज से। बेसिक्स देखते हैं, किस वजह से फ्रिक्शन काम करता है, क्या बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था एक सरफेस के ऊपर, दिखने में तो लग रहा है यहाँ पे किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये देखो मैंने सरफेस दिखा रखी है और ये ऊपर का ब्लॉक दिखा रखा है। इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है कितना जिगजैग सा पाथ है ना, कितना यहाँ पे इरेगुलरिटीज सी है, इस तरह का जिगजैग सा पाथ है। तो जब ये ऊपर वाला ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करेगा, कोई बंदा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा आके और उसको चलाने की कोशिश करेगा, तो सीधी सी बात है ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये जो हर्डल्स हैं रास्ते में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना। थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा और इतना सफिशिएंट फोर्स लगाना पड़ेगा कि आप इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको ओवरकम कर पाओ। ठीक है, ये इरेगुलरिटीज़ ही हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन स्टार्ट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती, हमने आइडियल केस ले लिया, इमेजिन कर लिया कि ये 100% स्मूथ सरफेस है, फिर तो ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़ ही नहीं होती। फिर तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट को एक बार चला के छोड़ दो तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ उसको रोकने वाली है ही नहीं। ठीक है, बट ऐसा रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता। जो चीज़ें हमें स्मूथ नज़र आती हैं देखने पे अपनी आंखों से, उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो वहाँ पे इस तरह की मल्टीपल इरेगुलरिटीज़ सरफेसेस के बीच में होती हैं। तो जब भी एक सरफेस एक दूसरे सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करेगी या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चलने की कोशिश करेगा, तो उस सिचुएशन में ये फ्रिक्शन उनके बीच में वर्क करता है। ठीक है ना, ये इसे फ्रिक्शन बोल लो, आप फ्रिक्शनल फोर्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो थोड़ी सी और बात करते हैं, विजुअलाइजेशंस देखते हैं, बात समझ में आ जाएंगी सारी। तो फ्रिक्शन को अगर इंट्रोड्यूस मैं कराऊं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक के ऊपर दोबारा से आएगा, फिर देखना ब्लॉक के ऊपर स्टार्टिंग में 1 न्यूटन है, फिर 2 न्यूटन लगाया जाता है, फिर 2.5 न्यूटन लगाया जाता है और फिर 2.6 न्यूटन लगाया जाता है। तो जब आपने 1 न्यूटन लगाया तो आप नीचे देखना फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगता है ना। अभी देखते रहना, बीच बीच में आता रहेगा। जब यहाँ पे 1 न्यूटन है, यहाँ भी 1 न्यूटन है, वो 2 न्यूटन 2 न्यूटन, वो 2.5 वो भी 2.5। पर जैसे ही बाहर वाले बंदे ने 2.6 लगाया तो ये फ्रिक्शन कह रहा है भैया अब मैं हार गया, अब तुम चले जाओ। फ्रिक्शन तब तक रोकने की कोशिश करेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट को चलने से रोक सकता है। यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 2.5 न्यूटन की थी। आपने बाहर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, वो लगाया शुरू में 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन 2.5 नहीं लगाएगा। वो कहेगा अच्छा तुमने 1 न्यूटन लगाया तो मैं भी अब 1 न्यूटन लगा के तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 न्यूटन हो गई। ब्लॉक चलेगा ही नहीं क्योंकि बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन। आपने 2 न्यूटन कर दिया, इसने भी 2 न्यूटन कर दिया। आपने 2.5 कर दिया, इसने भी 2.5 कर दिया। फिर आप होशियार थे ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा ताकत थी, आपने 2.6 कर दिया।
अब ये फ्रिक्शन कह रहा है भैया देखो 2.5 से ज़्यादा तो मेरे पास ताकत नहीं है, मैं लगा नहीं सकता, अब तुम इस ब्लॉक को ले जाओ आगे, यानी ये ब्लॉक चलने लगेगा। यानी एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस सिस्टम को चलाने के लिए। अब ये फ्रिक्शन फोर्स 2.5 न्यूटन का है या ज़्यादा का है, ये कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा कि फ्रिक्शन की जो ये वैल्यू है ना 2.5, भी हो सकता है 25 न्यूटन होती किसी जगह पे, हो सकता है कहीं पे 1000 न्यूटन होती। तो फ्रिक्शन कम या ज़्यादा कैसी किसी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैम। अभी तो तुम्हें चीज़ें बताई हैं कि तुम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाते हो ना वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। अगर दो ब्लॉक आपस में रखे हुए हैं अटैच करके, है ना, बस एक चीज़ के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कुछ भी। फ्रिक्शन तो तब आएगा ना, फ्रिक्शन सो रहा है, मतलब है तो ये बोलूँगा फ्रिक्शन सो रहा है, वो अभी स्लीपिंग कंडीशन में है। बाहर से कोई बंदा आके अगर इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो फ्रिक्शन जाग जाएगा और फिर वो अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। जब तक ब्लॉक पे कोई आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे हो, यानी ब्लॉक को कोई चलाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, वो फ्रिक्शन सो रहा है, आराम से वो रेस्ट कर रहा है। अगर बाहर से कोई बंदा आके एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन एकदम से अवेक हो जाएगा, जाग जाएगा वो, और फाइनली वो भी अपनी ताकत लगाने की कोशिश करेगा जितनी वो लगा सकता है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक रोकने की कोशिश करेगा, बट उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो चीज़ चलनी स्टार्ट हो जाएगी, आप उसे पुश कर पाओगे सक्सेसफुली। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलो अभी तो डेफिनेशन भी नहीं आई है, अभी तो तुम्हें बहुत ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का। ये देखो दो पर्सन हैं, ये तो स्केटिंग कर रहा है बर्फ के ऊपर, ये ऐसे ही नॉर्मल ग्रास के ग्राउंड पे भागने की कोशिश कर रहा है। तो वाई इज इट ईजियर टू स्केट ऑन आइस देन स्लाइडिंग ऑन ग्राउंड? ग्राउंड पे स्लाइड करने से ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पे आती है, यहाँ पे बड़े आराम से फिसलते चले जाते हो, यहाँ पे इतनी तेज़ी से नहीं फिसल पाओगे, कोशिश करोगे तो लुढ़क जाओगे आप गोल गोल घूम के। तो यहाँ पे ऐसी स्मूथनेस क्यों आई, यहाँ पे ऐसी स्मूथनेस क्यों नहीं आई, यहाँ पे स्केट करना मुश्किल क्यों है, यहाँ पे स्केट करना आसान क्यों है? इन सब चीज़ों का कारण क्या है? फ्रिक्शन। कि सर आइस वाली सरफेस पे जब बात करते हैं तो फ्रिक्शन की जो ये वैल्यू है ये काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से हम स्मूथली आगे मूव कर पाते हैं। जबकि नॉर्मल ग्राउंड पे, ग्रास ग्राउंड पे बात करें तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए इतना स्मूथली हम कभी भी स्केट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका आंसर भी फ्रिक्शन है इस रियल लाइफ प्रॉब्लम का। अच्छा और देखते हैं, इतनी बड़ी सी अलमीरा को ये अंकल पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चल ही नहीं रहा। वाई डोंट दिस स्टूपिड बॉक्स मूव? तो इतना मुश्किल क्यों होता है कि कुछ ऐसा रीजंस की छोटे ऑब्जेक्ट चलाने की कोशिश करें तो ये तो चल जाते हैं हल्का सा फोर्स लगाने के बाद ही, बट बड़े भारी भारी कोई अलमीरा है घर में जो बहुत टाइम से एक जगह रखी हुई थी, कोई बड़ा सा संदूक है, उसको खिसकाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो भैया ऐसा क्यों है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फ्रिक्शन तो यहाँ भी काम कर रहा था, फ्रिक्शन तो यहाँ भी काम कर रहा था। इस केस में मान लिया फ्रिक्शन F2 था, इस केस में मान लिया फ्रिक्शन F1 था, तो इससे ये समझ में आता है कि सर फ्रिक्शन सेकंड वाले केस में, अलमीरा के केस में ज़्यादा था, तो इसलिए इस अलमीरा को खिसकाना मुश्किल है, इसके लिए आपको और जान लगानी पड़ेगी। तो बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हल्का है या भारी है। ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। आप सिचुएशन समझते रहिए, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है, ये बहुत आसान है। फिजिक्स को अगर आप इस तरह से समझोगे ना, इनमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ें पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो समझ में आता है कि हाँ इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगता होगा इसके कंपैरिजन में, तभी इसको मूव नहीं कर सकते इतनी आसानी से, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, कई बार तो तब भी नहीं चल पाता सही से, है ना। तो चलो मास पे डिपेंडेंसी है फ्रिक्शन की। तो द आंसर और रीजन टू ऑल दीज सिचुएशंस इज फ्रिक्शन। तो भैया जितनी भी प्रॉब्लम्स तुमने भी गिनाई ना, उन सब का आंसर या उन सब का रीजन क्या है? फ्रिक्शन। ये सब कुछ फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। आपको तो पता है फ्रिक्शन की वजह से तुम चल पाते हो ग्राउंड पे। किसी भी ग्राउंड पे अगर आप वॉकिंग कर पा रहे हो सक्सेसफुली, फिसले नहीं हो, तो दैट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आप पढ़ोगे ज़रूरी भी है, और फ्रिक्शन बहुत नुकसान भी करता है, यानी दोनों हैं इसके, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो इसलिए फ्रिक्शन को हम एक नेसेसरी एविल बोलते हैं। एविल मतलब बहुत नुकसान भी करता है ये हमारा, और नेसेसरी तो ये है ही बहुत सारी सिचुएशन में। आप चल एक कदम नहीं बढ़ा सकते आप ग्राउंड के ऊपर अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड के और आपके पैरों के बीच में। आप बनाना के छिलके के ऊपर, केले के छिलके के ऊपर अगर आपका पैर आ जाता है तो रपट जाते हो, फिसल जाते हो ना।
कहीं पे बहुत ज़्यादा काई या कीचड़ हुई भी है, वहाँ पे फिसल जाते हो, क्यों? फ्रिक्शन ही नहीं मिला। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक ही जगह पे फिसलते रहते, उठते एक कदम बढ़ाया फिर फिसल के गिर जाते, फिर उठते एक कदम बढ़ाया फिर फिसल के गिर जाते, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना वॉकिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। फ्रिक्शन फोर्स ही आपको चलाता है, आगे मूव करा सकता है। कोई भी व्हीकल जो चलता है ग्राउंड पे या आप खुद चलते हो, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इट इज़ अ नेसेसरी एविल। उसको भी हम देखेंगे कि ये नेसेसरी एविल किस किस तरह से है, कौन कौन सी सिचुएशन है। एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ दे रखा है फ्रिक्शन के बारे में, बट मैं आपको स्लाइड्स इतने अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा पूरा पढ़ के। तो फाइनली अब यहाँ से लिखने वाली, हमारे नोट डाउन करने वाली, क्योंकि भाई नोट्स बनाने भी तो ज़रूरी हैं, उसके बिना काम कैसे चलेगा कि अभी तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बाद में दोबारा सी वीडियोस थोड़ी ना देख पाओगे, तो इतना सारा टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए नोट्स से पढ़ेंगे। एट लास्ट में हम लोग नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन में लिखा है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। फ्रिक्शन एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है जो कब पिक्चर में आता है? व्हेन वन बॉडी मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे चलती है या चलने की कोशिश करती है। भाई जैसे अलमीरा को खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, अलमीरा खिसक तो नहीं रही ना, और जब अलमीरा को खिसकाना शुरू कर दोगे, खिसका रहे हो तब भी फ्रिक्शन लग रहा होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि रुकी हुई चीज़ों को जब चलाने की कोशिश की जाती है सिर्फ तभी फ्रिक्शन काम करता है, तब तो करता ही है, ज़्यादा वैल्यू का काम करता है। बट जब चीज़ें चल रही होती है ना, ग्राउंड पे रनिंग स्टेट में है, तब भी फ्रिक्शन काम करता है। उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। चलती हुई चीज़ों पर भी फ्रिक्शन होता है, कम वैल्यू का होता है। ठीक है, रुकी हुई चीज़ को चलाना है तब थोड़ी ज़्यादा ताकत चाहिए, तब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आएगी। खैर, फ्रिक्शन एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। फ्रिक्शन, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये मेरी नीचे सरफेस है, मैंने अगर फोर्स ऐसे लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन कभी भी यूं काम नहीं कर सकता। तुमने हवा में ऊपर लगा दिया फ्रिक्शन, या तुम ऐसे लगाओ डाउनवर्ड, या तुम ऐसे लगाओ, ये सब गलत है। कैसे काम करता है? पैरेलल टू द सरफेस, यानी फ्रिक्शन सरफेस के, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके पैरेलल काम करेगा। इस बात का ख्याल रखना। बाकी सारे एरो रॉन्ग हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जहां कॉन्टैक्ट था उसी सरफेस के अलॉन्ग लगेगा। और किस चीज़ को अपोज करता है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है एक, सपोज करो कि मैंने ऐसे बनाया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे बनाया, अगर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन तो जीरो हो गया ना, यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई बात नहीं है, फिर ध्यान रखना। तो अगर दोनों की वेलोसिटीज में थोड़ा डिफरेंस है, उस सिचुएशन में फ्रिक्शन इनकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आप फोर्स लगा के किसी चीज़ को आगे चलाना चाहोगे तो वो चीज़ के ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन लॉ तो हमेशा याद रखना, हर एक चीज़ का एक जोड़ा होता है, हर एक चीज़ का एक एक्शन होता है, मतलब एक्शन की एक हमेशा रिएक्शन एग्जिस्ट करती है हर प्लेस पे। जब धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहाँ पे तुम्हें रिएक्शन भी दिखा दूंगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करूँ ना, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगा, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ जो लगा, ये ब्लॉक पे लगा या इस ग्राउंड पे लगा? ब्लॉक पे लगा। ध्यान रखना, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ हल्की सी, कि सर आपने ये फ्रिक्शन फोर्स दिखाया और ये बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। ध्यान रखना, सीधी सी बात। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एफ भी तो ग्राउंड पे लग रहा है, ये एफ किस पे लग रहा है? ग्राउंड पे कह रहा हूँ, ब्लॉक पे लग रहा है ना, एफ ब्लॉक पे लग रहा है, फ्रिक्शन भी तो ब्लॉक पे लग रहा है। ये फ्रिक्शन ग्राउंड ने लगाया ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक भी एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट ग्राउंड के ऊपर थोड़ी ना असर पड़ेगा उसका, ग्राउंड थोड़ी ना चलता है। तो इतनी बड़ी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम जो फ्रिक्शन फोर्स दिखाते हैं ना किसी भी बॉडी पे पीछे की तरफ, तो वो फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। मतलब अगर इस बॉडी की एफबीडी बनाई जाएगी तो उसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये कैसे एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं? क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस तो दो अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि आप बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दीज आर नॉट द सेम नेचर, है ना। मतलब ये दोनों के दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होते। तो सर इसका रिएक्शन कहाँ है? ये जो मैंने दिखाया भैया, पर्पल कलर से पिंक कलर से जो फोर्स लगा है, ये फोर्स फ्रिक्शन वाला ब्लॉक के ऊपर लगाया, ग्राउंड ने लगाया, ग्राउंड ने इसको रोकने की कोशिश करी। तो भैया न्यूटन कहता है
ब्लॉक भी ग्राउंड को रोकने की कोशिश करेगा आगे की तरफ फोर्स लगा के, है ना, एक्शन रिएक्शन ये है। इसको हम दिखाते नहीं है जनरली, कहीं काम पड़ेगा तो दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू द टू रीजन, दो कारणों की वजह से फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। एक तो इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेसेस के बीच में, दूसरी चीज क्या है, कोल्ड वेल्डिंग सरफेस के बीच में। दिखाऊंगा दोनों बातें। इंटरलॉकिंग तो आपने देखी हुई थी, सरफेस के बीच में ज्वाइंट हो जाता है ना, ऐसे एक सरफेस है स्मूथ दिखाई देती है हम लोगों को यूं, रियलिटी में वो जिगजैग होती है, दूसरी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो ये इंटरलॉक हो गए। इसके जो एलिवेशन डिप्रेशन एक दूसरे में फंस गए अच्छे से, तो इसलिए इंटरलॉकिंग हो जाती है। दिखाए हुए मैंने। इंटरलॉकिंग का मतलब देखो, इसकी जो दांत जैसी स्ट्रक्चर है ना सरफेस की, एक दूसरे में फंस जाती है, इरेगुलरिटीज हर सरफेस के अंदर होती हैं। तो एक सरफेस में ऐसे था, नीचे वाली सरफेस जो मैंने बनाई उसमें ऐसे था, ऐसे ही ऊपर वाली सरफेस के अंदर था यूं, है ना, ये जो है इस तरह से हो गए। तो जब ये एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो ये इरेगुलरिटीज उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत माइन्यूट सी होती है, मैं तो आपको जूम करके बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। द इंटरलॉकिंग बिटवीन दीज इरेगुलरिटीज, इन इरेगुलरिटीज के बीच में जो ये इंटरलॉकिंग हो गई, इसका ये पिन पॉइंट सेक्शन इसके गड्ढे वाले सेक्शन में एंट्री कर गया, तो ये जो इंटरलॉकिंग हो गई इनके बीच में, इसकी वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है, ठीक है। When the surface is smooth, the interlocking decreases, जब इसके बीच में कोई ऑयलिंग कर दी, ग्रीजिंग कर दी, तो ये इंटरलॉकिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और उसकी वजह से फ्रिक्शन का अमाउंट भी घट जाता है। भाई जैसे कई बार मशीनों में ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीज वगैरह लगा देते हैं, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम इसी वजह से हो जाता है कि इंटरलॉकिंग घट जाती है थोड़ी सी और थोड़ा स्मूथनेस सी आ जाती है, फाइनली ऑब्जेक्ट थोड़ा अच्छे से चलने लगता है फिर। तो एक तो इंटरलॉकिंग हो गया, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने का रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग कैसे, आपने देखा होगा जैसे घर में कोई अलमीरा रखी हुई है, बहुत सालों से एक जगह पड़ी हुई है, बहुत सालों से रखी हुई है एक जगह पे, जब उसको हटा देते हैं उसकी प्लेस से तो निशान छोड़ देती है वो ग्राउंड के ऊपर, है ना, काफ़ी अच्छे खासे निशान हो जाते हैं वो। अगर आप पानी से भी साफ करोगे वो साफ नहीं होंगे, परमानेंट निशान हो गए। तो एक तरह से वेल्डिंग जुड़ गया ना, सरफेस दूसरे से कॉन्टेक्ट पे जुड़ गया बिल्कुल। कोल्ड वेल्डिंग क्यों, वहाँ पे हीट वीट तो तुमने कुछ यूज़ करी ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हुई है कि अगर ये अलमीरा किसी जगह पे रखी हुई थी किसी ग्राउंड पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो भैया ये ग्राउंड पे निशान छोड़ देगी, बिल्कुल चिपक जाएगी उससे, है ना। व्हेन टू सरफेसेस, ये आपका बेड है, डबल बेड जहाँ रखा होता है उसके जो चार पैर होते हैं वो जिस जगह पे रखे हुए हैं उस जगह निशान पड़ जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ पे भी कोल्ड वेल्डिंग हो गई है। वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है चीज़ों को चलाने के लिए। बॉन्ड्स बन जाते हैं एक तरह से दो सरफेस के बीच में। तो व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट only few points touch each other, ठीक है। this leads to a high pressure at these point, काफ़ी हाई प्रेशर लगेगा उन पॉइंट्स के बीच में जिससे कुछ बॉन्ड्स बन जाएंगे और इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कोल्ड वेल्डिंग। देखो दो सरफेस की इरेगुलरिटीज दिखाई हुई हैं, कुछ जगह पे बिल्कुल चिपक गई सरफेसेस, बॉन्ड्स बन गए, निशान पड़ जाते हैं उस जगह पे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये कोल्ड वेल्डिंग वाली बात हो गई। दो रीजन है, एक तो कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है दो सरफेसेस के बीच में आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरी चीज़ क्या है, दो सरफेसेस के बीच की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उन इरेगुलरिटीज़ की वजह से, उस इंटरलॉकिंग की वजह से दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये दो कॉमन से रीज़न मुझे समझाने थे, मैंने आपको समझा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लो, पहले भी देखा था भाई, ये ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस के बीच ऊपर, लग रहा है सरफेस कितनी प्लेन है, स्मूथ सी है, बड़ी आराम से, बट अगर इसको जूम करके माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका देखा जाए तो भाई साहब कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं सरफेस के बीच में। तो ये इरेगुलरिटीज़ दो सरफेस के बीच में जो ये इंटरलॉकिंग हो गई है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये ऑब्जेक्ट को आगे चलने से रोकती है कि अगर आपने आगे की तरफ अटेम्प्ट किया फोर्स लगाने का तो पीछे की तरफ इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, इस ग्राउंड ने लगाया। तो क्या ब्लॉक भी ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा आगे की तरफ, ग्राउंड थोड़ी ना चलेगा, इसलिए हम उस फोर्स को दिखाते नहीं हैं क्योंकि वो हमारे काम नहीं आता। बट अगर कभी पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक फोर्स ऐसे भी लगा होगा, ठीक है। कोई बात बताता नहीं है जनरली क्योंकि ये चीज़ें यूज़ कम आती है, बट आपको पता होना चाहिए भाई। एफबीडी अगर इस ब्लॉक की बनाओगे तो ये एफ तो इस एफबीडी का पार्ट हो जाएगा ना, तो सीधी सी बात है कि इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो ग्राउंड के ऊपर भी तो लगेगा कुछ, तो वो ऐसे लगता है, ठीक है। खैर इतनी बात समझ में आ गई। माइक्रोस्कोपिक व्यू सरफेसेस का क्लियर हो गया, तो ये डायग्रामेटिक व्यू से चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आती हैं। यहाँ फ्रिक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, सिर्फ ये थोड़ी ना है फ्रिक्शन क्या है, डेफिनेशन लिखवा दी 2 लाइन की, उसके बाद टाइप्स पे आ गए, फ्रिक्शन खत्म, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो रटने वाली बात हो गई कि सिर्फ आपको चीज़ बता दी गई है, आपको उसको रट्टा मारना है।
एग्जैक्टली वो रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, वो सारी बात जब पता होती है तभी पढ़ने का मजा आता है, नहीं तो रटने से कोई फायदा नहीं है उस चीज़ को। देखो दो इलस्ट्रेशंस देखो कितने अच्छे अच्छे से आपको दिखाई देंगे, दोनों देख लेना आप। भाई यहाँ पे ये पेंगुइन है, देखो किस तरह से बर्फ़ के ऊपर भाग रही है, कितना स्मूथली भाग रही है बर्फ़ वाले एरिया पे। तो बर्फ़ वाले एरिया पे कितना तेज़ी से भाग पा रही है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम होगा, फ्रिक्शन लेस है इस जगह पे, इसलिए ये इतना तेज़ी से भाग पा रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ फ्रिक्शन थोड़ा सा प्रेजेंट है, तभी ये जो स्क्वायरल है इसके ऊपर चढ़ पा रही है। भाई सोचो, बहुत स्मूथ सरफेस होती, इसका स्टेम जो है ये बहुत स्मूथ होता तो हाथ फिसल जाते ना बार बार। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ फ्रिक्शन का ज़्यादा होना इसको हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ने में पेड़ पे। यहाँ फ्रिक्शन का कम होना इसको हेल्प कर रहा है यहाँ पे दौड़ने में। तो फ्रिक्शन कम है, इसको फ़ायदा हो रहा है, फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने कहा था फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एबल, फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, फ्रिक्शन के बिना काम भी नहीं चलेगा, और फ्रिक्शन काफ़ी जगह पे डैमेजेस भी क्रिएट करता है, आप आगे भी देखोगे। तो फ्रिक्शन ज़्यादा या कम सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन का ज़्यादा होना फ़ायदेमंद है, आप चढ़ पाओगे पेड़ के ऊपर। यहाँ फ्रिक्शन का कम होना फ़ायदेमंद है, तभी ये इतना तेज़ी से दौड़ पाएगी, नहीं तो नॉर्मल टफ सरफेस पे तो ये दौड़ ही नहीं पाती इतना तेज़। ठीक है, तो फ्रिक्शन के इस तरह से इलस्ट्रेशंस हम लोगों को नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, फ्रिक्शन में इतनी सारी बातें पढ़ ली, क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन तो देख ली ना। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ब्लॉक जहाँ की तरफ जाने की टेंडेंसी रख रहा है उस पर पीछे की तरफ वो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड का होता है, फॉर्मूला देख लो, अभी चर्चा इसके बारे में बाद में करेंगे डिटेल में। स्मॉल एफ से शो करते हैं, आप इसको ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, बट ये ज़्यादा इजी सा वर्ड है, कैपिटल लेटर मत बनाना। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल N, जहाँ पे N नॉर्मल रिएक्शन है। आप इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है म्यू इंटू आर भी शो करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को आपकी मर्जी है, आप N से शो कर लो या R से शो कर लो। तो N नॉर्मल रिएक्शन हो गई। ठीक है, आपने देखी थी ना नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, अलग अलग सिचुएशन में दिखाया था कि ब्लॉक अलग अलग तरह से रखा है तो कैसे नॉर्मल रिएक्शन काम करती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आती है इस पे। इसके अलावा एक म्यू नाम की टर्म्स आई है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है ये सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस स्मूथ होती हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, सरफेस थोड़ी रफ होती हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो म्यू एक सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, और ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, जिसको मैं कुछ जगह पे कभी कभी mg के इक्वल भी लिख सकता हूँ। बट ये आपको अच्छे से पता है n हमेशा mg के इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन पे n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाती है ना। तो ये चीज़ें क्लियर, बेसिक सारा पढ़ रखा है जितना आपको लॉज ऑफ मोशन में पहले पढ़ाया था, तो आपको फ्रिक्शन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में, सब नोट कर लेना। नाउ बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। चार्ट अच्छे से समझा देता हूँ, इनके बारे में डिटेल्स में अलग से डिस्कस करेंगे एक एक करके। हमें इंटरनल नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल है इस चैप्टर के अंदर। इंटरनल सेकंड बुक के अंदर आएगा, जब आप सेकंड बुक पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे आपको इंटरनल फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन फ्लूइड्स में काम करता है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स में और गैसेज में, है ना। जैसे गैसेज में आपने एयर में देखा होगा बायंसी फोर्स वर्क करता है, फ्लोटेशन में आपने पढ़ा था बायंसी फोर्स, तो वो भी एक इंटरनल फ्रिक्शन है। इसी तरह से आप एक और फोर्स पढ़ोगे लिक्विड के अंदर, विस्कस फोर्स। तो ये सारी बातें ना, इनकी चर्चा सेकंड बुक के अंदर जो चैप्टर आएगा वहाँ पे होगी। तो इंटरनल फ्रिक्शन फ्लूइड्स के अंदर काम करता है, जो में नहीं पढ़ने। सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो 3 तरह का होता है अगर डिटेल में बात करें। एक को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जब चीज़ें रुकी हुई हैं और उनको चलाने की कोशिश की जा रही है तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होते होते, आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल याद होगा जो मैंने दिखाया था कि आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का था। आपने 2 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का हो गया। आपने 2.5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 2.5 न्यूटन का हो गया। आपने 2.6 लगाया तो फिर ऑब्जेक्ट चलने लगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना फ्रिक्शन की, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं।
पढ़ाऊंगा सब कुछ, बता रहा हूँ अभी ऐसे ही। तो शुरुआत में जो 1 न्यूटन लग रहा था, 2 न्यूटन लग रहा था, है ना, वो सब क्या है, वो सब हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन है। 2.5 न्यूटन भी लगा, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो 2.5 जो लगा स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे ज़्यादा तो फ्रिक्शन नहीं लग पाया वहाँ पे। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पढ़ाऊंगा इसको भी। फिर जब चीज़ें चलने लगी उसके बाद, तो फिर कौन सा पिक्चर में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब चीज़ें चलने का 2 तरीका है भाई, या तो वो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के ऊपर आप स्लाइड करवाओगे, है ना, स्लाइड करके फिसलते हुए ऐसे चलेगा, या फिर आप रोल करवा सकते हो। आपने इसमें पहिए लगवा दिए, आपने दिमाग लगाया, आपने पहिए लगा दिए, है ना। तो अगर इस केस में बात करेंगे तो बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस केस में बात करेंगे तो बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। पहिए लगाने से चीज़ों को चलाना आसान हो जाता है, तो बात आप भी मानते हो। ट्रॉली है, कुछ भी चीज़ है जिसमें पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, तो व्हील्स लगाने से चीज़ें चलानी आसान हो जाती हैं। इसका मतलब इस सिचुएशन में फ्रिक्शन थोड़ा डिक्रीज हो जाता होगा। तो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन आर द 2 सब पार्ट्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है दोनों के नाम, मैं आपको पढ़ाऊंगा दोनों के बारे में। यानी ये सारा सेक्शन जो मैंने यहाँ पे, ये सारा का सारा, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, स्टार्ट करेंगे ये सारी कहानी। ठीक है, तो पूरा चार्ट बना लेना अच्छे से, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट के बारे में अलग अलग पार्ट करके, स्टैटिक फ्रिक्शन से एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो जब ये थ्योरी वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा, जब आप समझ लोगे इन सब चीज़ों को, फिर देखना आपके न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व होंगे सारे के सारे। फिर तो आपने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बनाना आता ही है, F net इक्वल टू M में लगाना आता है, बस और क्या चाहिए, फिर तो कुछ भी सॉल्व करवा लो। ठीक है।